गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कोविड कम्युनिटी। लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है हमारी कम्युनिटी का सारा सिलेबस हो चुका है। सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, एक का नाम है कोविड और दूसरे का नाम है कोविड, दूसरे का नाम है इम्पोर्टेंट डे। कौन सा? इम्पोर्टेंट डे और डेट। तो हम दोनों दो क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली ये दो क्लास में पूरे हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट डे खूब सारे हैं, लगभग 60 से 70 है। उनमें से आपको 20 याद रखने हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको याद रखने हैं। सारे के सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपन लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन भी 5 से 6 क्लास में पूरा हो जाएगा। ठीक है, 6 क्लास लगेगी न्यूट्रिशन में। अगर 2-2 घंटे पूरी ली तो 6 क्लास लगेगी। अगर 2 घंटे नहीं हो पाई, 1.5 घंटे हुई तो 7-8 क्लास लगेगी, बस हो जाएगा पूरा। ठीक बता रहे हैं। चलो कोविड आप बता दो। चलो कोविड क्या है? आप कोई बताना चाहे तो जल्दी बता दो फटाफट, कोविड क्या है। वैसे तो यूट्यूब पे अशोक सर ने पढ़ा दिया, आपको पढ़ रखा ही होगा आपने, नया कुछ भी नहीं है, वही बात है सेम। फिर भी आप थोड़ा रिवीजन कर लोगे अगर अभी कुछ दिन पहले अशोक सर ने पढ़ाया आपको, कोविड पढ़ चुके हो। बता दो, 2 मिनट 1 मिनट है आपके पास, कोविड के बारे में आप क्या क्या जानते हो। अच्छा, कम्युनिकेशन बाकी है। ठीक है, कम्युनिकेशन पढ़ा देंगे एक क्लास में। और बता दो। माइक्रोबायोलॉजी, अच्छा माइक्रोबायोलॉजी भी बाकी है। पूछ लूँगा सर को, अगर मेरे को करवानी होगी तो मैं करवा दूंगा, अदरवाइज सर करवा देंगे, जो भी होगा। हाँ, और कुछ? माइक्रोबायोलॉजी का मैं पूछ लूँगा। कोविड के बारे में आप क्या जानते हो? चलो बताओ फटाफट कि हाँ भाई कोविड के बारे में ये बात हम जानते हैं। कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ। पहली बात, कोविड का डिजीज का नाम है, कैसा नाम है? इधर ध्यान दो। जून में होगा नहीं होगा वो बात की बात है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी ये एडिटेड न्यूज़ है। जो कल आपने जो पढ़ा था स्क्रीनशॉट, वो सही नहीं है, वो झूठ है। हमने पहले ही बोला, अभी तक कंफर्म नहीं होगा तो आपको बता देगा, नहीं होगा तो आपको बता देगा बस। कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिजीज, और ये इसको कोविड 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2, क्योंकि ये पहले आ चुका है 2004 में, इसलिए सेकंड टाइम आया है। और इस बार पहली बार कब आया था? 2019 में आया था। तो इसका मतलब इसको कोविड-19 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोरोना वायरस की वजह से होने वाली बीमारी जो 2019 में आई थी और दूसरी बार आई थी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोविड 2 और आगे 2019। ये भी सही नाम है कि कोविड सेकंड है, ये फर्स्ट नहीं है, पहले एक बार आ चुका है। ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम होता है कोरोना वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। देखो बात को समझना, इसका नाम कोरोना क्यों है? क्योंकि वायरस होता है, इसके चारों तरफ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। ये कौन सी कैटेगरी का वायरस है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स वायरस है। कौन सा वायरस है? सार्स वायरस है। ये वायरस आरएनए है कि डीएनए है? ये आरएनए वायरस है। अब इस वायरस की ऐसी क्या विशेषता है कि ये वायरस खतरनाक होना गया और इसका नाम कोरोना पड़ गया और इसकी वजह से डिजीज में सिम्टम्स ज्यादा आने लगे? ऐसा इस वायरस में क्या है भाई? वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। हमें कोविड फेस किया हमने, 2020 में भी किया इंडिया ने, और 2021 और 2 में भी किया। 2 में थोड़ा किया, 1 में थोड़ा कम हो गया, 20 में किया, और 2022 और 1 हाफ हाफ किया। हमने फेस किया। तो हमने एक चीज देखी, आपने बड़ा नोटिस किया होगा कि कोविड से रिलेटेड डेटा भी इम्पोर्टेंट है, कोविड से रिलेटेड ड्रग्स भी इम्पोर्टेंट है, कोविड से रिलेटेड मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और स्पेशल कोविड से रिलेटेड डेट भी इम्पोर्टेंट है। कब वैक्सीन लगी, कब कौन सी लगी, कब वैक्सीन आई, कब इंडिया में आया, कब बाहर गया, कब लॉकडाउन लगा, आरोग्य सेतु ऐप क्या होता है, क्या कौन सा लॉकडाउन था, क्या अप्लाइन था, वो सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे भी सवाल आ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट ऐप तो क्या ही आएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी बातें आप याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कौन से वेरिएंट थे, कितने टाइप का था,
तो अपन बात करें कोविड क्या है, कोरोना वायरस डिजीज है। 2019 में चाइना में आया था, इंडिया में 2020 में आया था, लेकिन वर्ल्ड में पहली बार सेकंड टाइम जब आया 19 में आ चुका था, तो नाम इसको 19 देना पड़ा। भारत में कब आया जरूरी नहीं है, इंडिया में कब आया जरूरी नहीं है ना, वर्ल्ड में कब आया उसी से नाम पड़ा है। तो देखो ये एक धीरे धीरे होने वाली बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है आज हो गया 4 महीने बाद सिम्टम्स आएंगे, या ऐसे हो गया धीरे धीरे चलता रहेगा 5 महीने, ऐसा नहीं है। ये एक एक्यूट बीमारी है। एक्यूट का मतलब जिसको सडन होती है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन ही था। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको। ये वायरल बीमारी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 की वजह से होता है, जो कि एक आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड। देखो यू नो अबाउट आरएनए, ये होता है आरएनए वायरस, और ये होता है डीएनए वायरस। डीएनए वायरस का मतलब जिसमें डबल स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है, और हर एक के ऊपर थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल नाम के 4 पिगमेंट पाए जाते हैं। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस है। ये एक्यूट बीमारी है जो कि वायरल है। इतना समझ में आ गया आपको। ये कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका नाम है कोरोना वायरिडी फैमिली। इसकी गोत्र का नाम है कोरोना वायरिडी। गोत्र समझते हो? हाँ गोत्र। अरे कहाँ आया था मैं सब बता दूंगा। वसुमती साहू, नमिता साहू, आलिसा मसीह, इसरत खान, सभी वेट करें प्लीज। जितना आप कोविड में आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, प्लीज वेट करें। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 क्राउन शेप का होता है, इसके वीको टर्मरिक प्रोटीन की वजह से। देखो एक बात सुनो, ये लाइन है, इसको हम समझना पड़ेगा। एक तो ये लाइन है, क्या है कि इसके अंदर वीको टर्मरिक प्रोटीन होती है, उसकी वजह से ये क्राउन शेप का होता है। ठीक है, और क्या है, ये इनकैप्सुलेटेड होता है, कवर्ड रहता है एक प्रोटीन के द्वारा, उसका नाम होता है, एक प्रोटीन का स्पेशल नाम दे देंगे। फिर एक न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन से कवर रहता है, 60 से 40 नैनम इसका डायमीटर होता है। अब देखो एक बात समझो, ये वायरस है, ये लो वायरस, ये वायरस की लेयर किसी न किसी से बनी होगी। ऐसा तो है नहीं कि सरसों के तेल से बनेगी, ऐसा तो है नहीं। ये वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसकी लेयर बनेगी न्यूक्लियोकैप्सिड से। किससे बनेगी? न्यूक्लियोकैप्सिड से। फिर न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर न्यूट्रिशन का काम करेगा। ये एक किसी न किसी, जैसे आप किसी को लेटर भेजते हो तो लेटर को किस में, लिफाफे में बंद करते हो, तो ये वायरस भी एक प्रोटीन के द्वारा कवर रहता है, एनवेलप्ड रहता है, एनकैप्सुलेटेड रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक प्रोटीन के द्वारा कवर है। अब इसके ऊपर ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर होते हैं। क्राउन का मतलब होता है ऐसे चुबन नुमा स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड ताज, टोपी नुमा, मुकुट जैसा। अब ये किसकी वजह से हो सकते हैं? वीको टर्मरिक प्रोटीन की वजह से हो सकते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन हो गया, एनवेलप हो गया, उसके ऊपर वीको टर्मरिक प्रोटीन हो गया, स्पाइक जिसके ऊपर क्राउन होते हैं। हमने क्या पढ़ा? ये इसके परिवार के गोत्र का नाम है। वीको टर्मरिक प्रोटीन की वजह से ये क्राउन शेप का होता है। फिर इसके अंदर हमने पढ़ा ये इनकैप्सुलेटेड रहता है, और एनवेलप प्रोटीन जिसको एनकैप्सुलेटेड और एनवेलप्ड वायरस के नाम से अपन लोग जानते हैं, ये कवर रहता है। तीसरी बात, ये न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के द्वारा कवर रहता है, न्यूक्लियोकैप्सिड जो इसको बाद में न्यूट्रिशन का काम करवाएगी। इसका डायमीटर 60 से 60 टू 140 एनएम का होता है। ये 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन। कितने टाइप का वे स्ट्रेन आया इसका? 5 टाइप का आ चुका है। तो फटाफट लिख लोगे आप, लिख लो भाई फटाफट, बाद में लिखते रहना। अभी तो मेरे हिसाब से बाद में लिखना आप, अभी क्या ही लिखोगे, समझते जाओ। अभी बाद में लिखोगे तो जल्दी होगा सिलेबस।
हाँ प्लीज थोड़ा स्लो। अब देखो मैंने अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा स्लो क्या पढ़ा है, ये इतना लिखा है अभी तक। ये पढ़ा कोविड-19, ये नाम लिखवाए हैं, पहली स्लाइड चल रही है। अब सोनम बोल रही थर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, थोड़ा स्लो। क्या करूं मैं, श्रुति लेख लिखाऊं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ऐसे करूं क्या? ऐसे तो नहीं होगा। ये देख लो क्या लिखा है, ये किसी लिफाफे के जैसा कवर रहता है। जितना टाइम मिले उतना लिख लो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आधी लाइन बाकी रह जाए तो कोई बात नहीं। आगे समझ में? SARS-CoV-2 ssRNA virus covered by nucleocapsid protein. Diameter, type, भरत राठौड़ पूछ रहा है कि सर SARS-1 क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पहली बार आ गया था, एक बार, तो एक बार आ जाए तो सेकंड टाइम, अब आपके घर में मान लो पहली बार आप कार ले आ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, ये मेरी फर्स्ट कार है। आप सेकंड टाइम कार ले आ रहे हो, आप क्या बोलोगे, ये सेकंड कार है। बस, तो ये कोविड सेकंड टाइम आया है, पहले एक बार आ चुका है 2004 में, तो इस जो सेकंड टाइम आया तो यही बोलेंगे ना कि कोविड SARS-2, क्योंकि पहले आ चुका है भाई, पहले आ चुका है ना। CHN की आज और एक क्लास और है, बस फिनिश CHN। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन चाइना, वुहान सिटी, सी फूड मार्केट, 17 of November 2019, 17 of November 2019, सी फूड मार्केट, हुबई शहर। वुहान सिटी का कौन सा? हुबई। कौन सा मार्केट? सी फूड मार्केट। पहला केस 19 में आया, इसीलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। भारत में पहला केस, देखो इंडिया में कोई भी डेटा आपको 2019 का नहीं मिलेगा। इंडिया में कोई भी डेटा आपको 2019 में नहीं मिलेगा, आपको हर 20 में मिलेगा पूरा का पूरा। इधर देखो आप, एक बात समझो, ये एक्सोटिक भी है कोविड। आपने पढ़ा कम्युनिटी में, एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी आपने चार, एक एक्सोटिक, एक एपिडेमिक, एक एंडेमिक, एक पेंडेमिक। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। एक्सोटिक का मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई जाता है उसको एक्सोटिक बोलते हैं। एपिडेमिक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। एंडेमिक का मतलब है पर्टिकुलर एक स्टेज पे रहता है। पेंडेमिक का मतलब है घूमते 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 पूरे वर्ल्ड में घूम जाए। तो कोविड ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले एंडेमिक थी, सिर्फ एक सिटी तक सीमित थी, एक एरिया तक सीमित थी, एक एरिया में लोकलाइज थी। यही बीमारी धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगी, तो इसी को हम एपिडेमिक बोल दिए। जब ये कंट्री क्रॉस कर लिए तो एक्सोटिक बोल दिए। ऐसे कंट्री क्रॉस करते करते बहुत सारे देशों में चली गई, बहुत सारी कंट्री में चली गई, इसलिए हम उसका नाम पेंडेमिक बोल दिए। मतलब क्या हुआ,
एक पर्सन जिसको इन्फेंट बोलते हैं जब वो 1 साल से छोटा होता है, उसी पर्सन को हम टोडलर बोल सकते हैं जब 1 से 3 साल का होता है। उसी पर्सन को हम प्री स्कूलर बोल सकते हैं जब वो 3 to 6 ईयर का है। उसी पर्सन को हम स्कूल एज बोल सकते हैं वो 6 to 12 ईयर का है। उसी पर्सन को हम लोग एडोलेसेंट बोल सकते हैं जब वो टीनेजर हो, और बाद में वही अडल्ट हो सकता है। क्यों बोला ऐसा? बोलोगे सर सेम पर्सन इन्फेंट कैसे हो? अरे जब सिचुएशन बदली, हालात बदले तो जज्बात बदल गए। पहले एक जगह था एंडेमिक, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक्सोटिक एक जगह से दूसरी जगह, एपिडेमिक पूरा होल वर्ल्ड, पेंडेमिक एक डिजीज सब कुछ हो सकती है। तो इंडिया में पहली बार 30 जनवरी को आया। कब आया था? 30 जनवरी। इसको एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं। गांधी जी की डेथ इसी दिन हुई थी और इसी दिन ये कोरोना आ गया। कहां से एंटर किया? केरला से एंट्री किया, क्योंकि राजस्थान के लोग तो आउट ऑफ इंडिया जाते नहीं है। अब देखो एक बात है, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, भारत का नक्शा देखा, और भारत का सबसे शिक्षित स्टेट है केरला। मोस्ट एजुकेटेड स्टेट इज केरला। तो इंडिया का आपने देखा होगा, इंडिया का नक्शा देखा होगा आपने, ये ग्लोब पे देखा, राजस्थान बेचारा यहाँ पर है बीच में, ये राजस्थान है ना राजस्थान। राजस्थान के इधर बात करें तो ये आता है इधर गुजरात, आता है कि नहीं आता? इधर ये मध्य प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश के पास में, आधा इधर ये मध्य प्रदेश। इसके बाद में ये महाराष्ट्र। अब इधर बात करो ये केरला, इधर बात करो ये तमिलनाडु, इधर बात करो ये आंध्रा। ठीक है, ऐसा घूमते घूमते इधर ये दमन और दीव, और ये गुजरात का आधा पोर्शन। ऐसे थोड़ा आगे बढ़ोगे, इधर जाओगे तो जम्मू कश्मीर का भाग आएगा। अब इधर जाओगे थोड़ा दिल्ली आएगा। अब इधर जाओगे तो ये पंजाब हरियाणा आएगा। इधर जाओगे जम्मू कश्मीर, और इधर आगे से बढ़ते बढ़ते ये नॉर्थ वाले आ जाएंगे। फिर इधर बहुत ज्यादा ईस्ट में इधर घूमोगे तो यहाँ से आंध्रा के बाद आगे घूमोगे तो ये असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इधर आओगे। फिर ऊपर जाओगे नॉर्थ साउथ की तरफ। और तो आपने एक चीज नोटिस किया कि ये केरला इधर है, यहां पर एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो यहां के लोग राजस्थान क्यों आएंगे? राजस्थान में क्या है? राजस्थान में भयंकर गर्मी है, राजस्थान में सूखा है, लोग ऐसा मानते हैं। उनको ये नहीं पता नॉर्थ सेट पास करने के लिए तो राजस्थान आना ही पड़ेगा, बाकी तुम कहीं बाहर जा सकते हो, नॉर्थ सेट के लिए तो राजस्थान आना पड़ेगा ना। तो उनको पता है यहाँ के एजुकेटेड लोग या तो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली तक आएंगे, एम्स दिल्ली में कुछ टाइम काम करेंगे, यहां से वापस फ्लाइट में बैठेंगे और आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे। तो वहां भी लोग आउट ऑफ इंडिया रह रहे थे, भारत ने फ्लाइटें बंद नहीं की। 17 नवंबर को ये कहां हो गया? चाइना में आया। केरला के लोग, उधर के लोग ही बाहर रहते हैं, वो आप इस घर की तरफ आ रहे तो कोई एक बंदा लेके आ गया होगा। तो राजस्थान में सबसे पहले एंटर क्यों नहीं किया? कि राजस्थान के लोग बेचारे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे, मुंबई जाएंगे, केरला जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ इंडिया तो कम ही जाते हैं। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे केरला के लोग बाहर जाते, इधर से एंट्री किया, केरला के त्रिशूर से एंट्री कर दिया। अब एंट्री किया, अब कुछ लोग केरला वाले, अपने वाले कोई केरला तक घूमने गए होंगे, तो इधर वाले फिर क्या हुआ? इधर लेके आ गए, कोई केरला से उधर लेके आ गया, कोई उधर लेके चला गया। छत्तीसगढ़ को सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ यही तो है, छत्तीसगढ़ ही तो बता रहा हूँ, ये इधर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ किससे अदर हुआ? महाराष्ट्र से तो अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो फिर साइड में कर लो। तो आप क्या समझे कि केरला से एंट्री कर लिया, इंडिया ने एंट्री कर लिया केरला से। ठीक है, 30 जिस दिन एंट्री किया, अब देखो भारत में कोई एंट्री कर ले और पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में खलबली न मचे, ऐसा हो नहीं सकता। उनको पता है भारत के लोगों को बोल दो अंदर रहना है तो बाहर जाएंगे, भारत के लोगों को बोल दो आज कोई बाहर नहीं निकलेगा तो सभी बाहर, और बोल दो आज सभी को रोडों पे आना है तो सभी अंदर रहेंगे, जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। तो जिस दिन 30 जनवरी को जो ही इंडिया में एंट्री किया, जो ही इंडिया में एंट्री किया, WHO ने बोल दिया कि अब ये बीमारी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि ऐसी पब्लिक के पास पहुंच गई है
ऐसी पब्लिक के पास पहुंच गई है कि अब रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि अब ये बीमारी भारत में पहुंच गई है। 30 जनवरी को पहुंची और 30 को बोल दिया, 30 को ही बोल दिया, क्या बोला कि ये पब्लिक पेंडेमिक नहीं बोला, अभी रुक जाना, ओनली द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बोल दिया। फ्यूचर में ये पेंडेमिक बन सकती है, सुधर जाओ, तुम लोग सुधर जाओ, ऐसा बोला। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब? 30 जनवरी। अब कोई भी डिजीज होती है इसके दो पार्ट, एक तो होता है वायरस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक होता है डिजीज। डिजीज का जो नाम होता है वो तो देता है WHO। वायरस कौन है इसका नाम देता है अपनी पुणे की एक लैब है जिसको टैक्सोनॉमी वायरल डिजीज लैब बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका नाम 11 फरवरी, आप 11 फरवरी को कौन सा डे मनाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन WHO ने 11 फरवरी को इसका नाम दे दिया कोविड-19। क्या नाम दे दिया? कोविड-19। क्या नाम दे दिया? कोविड-19। अब जो ही नाम दिया, थोड़े दिन बाद में इसका नाम वायरस, इसका वायरस नाम भी देना पड़ेगा ना, डिजीज तो दे दिया कोविड, अब कौन से वायरस से हुआ ये भी तो बताना पड़ेगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2, नाम गिवन बाय आइस इंटरनेशनल, एक अपनी कमेटी होती है, पुणे में लैब है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, जिसने 11 फरवरी को इसको सार्स कोविड-2 नाम दिया। क्यों, किस बेस पे दिया इसने? इसने बोला कोविड-1 तो पहले आ चुका है, कोविड-1 तो पहले आ चुका है, हम कोविड-2 देंगे। किसकी वजह से हो रहा है? सारस की वजह से, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, ये नाम दिया। साथ में इसने पुणे की एक लैब है, महाराष्ट्र में पुणे में एक लैब है जिसका नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस एक लैब है, उसने नाम दे दिया। दे दिया नाम, चलो नाम भी पढ़ लिया, हो गया नाम। हाँ, थाली बजाई थी हमने 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को थाली बजाई थी, वो भी बताऊंगा कब थाली बजाई, कब फूल बरसाए, सब कुछ बताया जाएगा। इतना समझ में आया आपके? ग्यारह मार्च 2020 को WHO ने बोल दिया आज से ये बीमारी पेंडेमिक है। 11 मार्च, 11 फरवरी को तो नाम दे दिया बीमारी का, देखो 17/11, फिर 30/1, फिर 11/2, फिर 11/3, ये चाइना, ये इंडिया, ये कोविड, ये कोरोना, और यहाँ पर पेंडेमिक। 11 मार्च WHO ने बोल दिया कि ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, अब सुन जाओ, समझ जाओ। 22 मार्च को जिस दिन थाली बजाई थी, शाम को 9 बजे लाइटें करी थी, याद करो, उस दिन मोदी जी ने बोला था भाइयों बहनों कि आप लोगों को सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, एक दिन के लिए जनता कर्फ्यू, सब लोग घर में बैठ जाओ, और सब लोग अगर घर में बैठ जाओगे तो आप आपस में मिलोगे नहीं तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन कोरोना बड़ा बदमाश था, कोरोना बड़ा बदमाश था। एक दिन घर में बैठे, कोरोना भी आपके साथ घर में छुप के बैठ गया, अगले दिन जो ही बाहर निकले कोरोना वापस बाहर निकल गया। एक दिन अपन घर में छुप के बैठे, कोरोना भी हमारे पास ही तो था। कोरोना कहाँ था? लोगों के दिलों में था, लोगों के हार्ट में था, लोगों के लंग्स में था, लोगों के नाक में था, लोगों के लिप्स में था, लोगों की ओरल कैविटी में था, नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में, लैरिंजोफेरिंग्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एलियोलाई में, ब्लड में, प्लाज्मा में, एंटीबॉडी में, कहीं ना कहीं कोरोना था।
तो मोदी जी ने बोला आज आप सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ठीक है, अपन लोग क्या करेंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे। लेकिन मोदी जी को ये नहीं पता, मोदी जी ने बोला बेचारे लोग सीधे हैं। अब मोदी जी तो ईमानदार इंसान है, उनको लगा लोग ईमानदार है, जैसे मैं हूं जैसे लोग होंगे। लेकिन लोग घर के अंदर भी तो आपस में गप्पे मारने लग गए। अब लोगों को बोला घर के अंदर रहना है। अब घर में किसी एक जने को कोरोना था, अब वो अंदर रहेंगे तो क्या करेंगे, मुंह में मुंह डाल के बातें करने, सभी पता क्या है, लूडो खेलने लग गए, कोई क्या खेलने लग गया, कोई क्या खेलने लग गया, पता नहीं, घर के अंदर इकट्ठे होकर रहने। सबको बोला था घर में रहना है, अलग अलग रहना है। लेकिन घर में कोई बाहर से आया था, मान लो मुंबई से कोई आया, मान लो दिल्ली से कोई आया, उसको बोला घर में रहना है। जो 11 मार्च को पता लगा ना कि पेंडेमिक है, सब लोग दौड़ने लगे, इधर उधर इधर उधर इधर दौड़ने लगे। 22 तक लोग घर आ गए अपने अपने, ठीक है। फिर घर आके जिसको कोविड था वो भी घर आ गया। अब एक किसी को कोविड नहीं है, घर में एक जने को है जो बाहर से आया है। अब सबको बोला घर में रहना है, वो घर वाले सबको दे दिया। पप्पू ने गप्पू को दे दिया, टप्पू को दे दिया, सबको ही दे दिया, जो भी चिंटू पिंटू चिन्नी मुन्नी सबको दे दिया उसने, किसी को नहीं रखा। मतलब अब अंदर बैठे रहे, आपस में बातें की, लूडो खेला और हो गया मुंह बंद। मुंह बंद रखना था, लोगों ने कुछ भी बंद नहीं रखा। उसकी वजह से कोरोना एक से दूसरे घर में बैठे बैठे फैला लिए। अब 14 घंटे का रखा, कोरोना एक दिन बंद रहा। अगले दिन 24 तारीख की शाम को वापस हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए। 24 तारीख की शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी आए। भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे के बाद, 8 बजे आए और ऐसे बोल दिया, ये भी हो सकता है आज रात 12 बजे के बाद पूरा भारत बंद रहेगा। क्या बोला कि कल आज रात को 25 तारीख को 12 बजते ही पूरे भारत में लॉकडाउन रहेगा, पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा कल से, आज रात 12 बजे से। तो 24 को अनाउंस किया, 25 से लॉकडाउन। पहला लॉकडाउन लगा तो 3 जोन में बांटा कि कहां पे ज्यादा बंद रहेगा, कहां पे कम बंद रहेगा। एक रेड जोन, एक ऑरेंज जोन, एक ग्रीन जोन। कितने जोन? 3 जोन। कौन कौन से? रेड, ऑरेंज, ग्रीन। रेड का मतलब चक्का जाम। उस समय मैं दिल्ली एम्स में था, मुझे पता है, गाड़ियां बंद हो गई थी, मेट्रो बंद हो गई थी, जो डीटीसी की बसें हैं वो बंद हो गई थी। तो एम्स दिल्ली ने हमारे लिए घर घर आके बसों की व्यवस्था की थी, हमें घर से पिक करते, वापस घर पे ड्रॉप करते। हमारे लिए अलग से 140 बसें लगाई गई थी, एरिया वाइज बसें लगाई गई थी वहां पर, कि किस एरिया में रहते हैं। मान लो इस एरिया में कोई लोग रहते हैं तो उनको बोलना आपको इतने बजे यहाँ आ जाना, इतने बजे। मॉर्निंग ड्यूटी की अलग बसें थी, इवनिंग की अलग थी, नाइट की अलग थी। तो 3 महीने तक कंटिन्यू बसें गवर्नमेंट की चलती रही। हम मेट्रो में नहीं गए, पर्सनल बाइक से भी नहीं जा रहे थे कोई, तो गाड़ियां चल रही थी, बसें लेने आती थी डीटीसी की, जो ग्रीन वाली बसें होती है दिल्ली एम्स में, वो कंटिन्यू स्पेशल हायर करके उन्होंने कर रखा था, ठीक है। और दूसरी बात, जब दिल्ली खाली थी तो हमें पता चला कि दिल्ली भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। अभी दिल्ली आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंजस्टेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा आपको ऐसे लगेगा ये क्या दिल्ली है। लेकिन दिल्ली शहर मेरे हिसाब से इंडिया का मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद शहर है। जब रोडें पूरी खाली थी तो हमने देखा माय गॉड क्या शहर है, कितने पेड़ पौधे हैं, क्या बंगले हैं, क्या रोड है, क्या साइड में बिल्डिंगें हैं, क्या गार्डन है, सब कुछ देखा हमने, क्योंकि वो खुला खुला था। और जब कुछ सब कुछ खुला खुला था तो पता चला दिल्ली किसी हसीन शहर से कम नहीं है। तो हमने ये पूरा नोटिस किया कि दिल्ली शानदार शहर है। जब हम वहां थे तो खाने की व्यवस्था वहीं से होती थी, गाड़ियों की व्यवस्था वहीं से होती थी। तो जिसको 3 भागों में बांट दिया, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब जो रेड जोन में बांट दिया, वहां पे हमारे साथ में कुछ स्टाफ थे वहां दिल्ली में, जो दिल्ली एम्स में, उन्होंने क्या किया, वहां पहली बार जब कोई कोरोना आता है ना, हमारे सामने फेस होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी डर जाता है।
एडमिनिस्ट्रेशन भी डर जाता है, ऐसा ही होता है। तो पहली बार बोल दिया भाई, जिसके एरिया में कोई कोरोना पेशेंट आ जाए, जिसकी गली में, जिसके स्ट्रीट में, उसको रेड जोन में डाल दो और उसको ड्यूटी नहीं आना है। तो कुछ लोगों ने बोल दिया मैं तो रेड जोन में हूं, जो दिल्ली में रहते थे, उसने ड्यूटी आना बंद। वो बोल दिया मैं तो कंटेनमेंट जोन में हूं, मैं तो बफर जोन में हूं, ड्यूटी आना बंद। लोग 40-40 दिन तक ड्यूटी नहीं आए थे कि बोल दिया मैं तो रेड जोन हूं, हमारी गलियां बंद हो गई, गली के चारों तरफ बंद है, इधर भी बंद उधर भी बंद, ना आना न जाना, अंदर से भी कोई बाहर जा न पाए, बाहर से भी कोई अंदर आ न पाए। जोर से टाइट कुंडी लगा लिए, गली के बाहर गेट लगा लो, ये हो गया। हमको बोल दिया हम ड्यूटी नहीं जा सकते, कुछ लोगों ने ऐसे भी किया, क्योंकि नहीं आ सकते, सही भी था, गवर्नमेंट का रूल था, वो अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहे थे, तो वो ड्यूटी नहीं आ रहे थे। ऑरेंज वाले कुछ कुछ लोग, फिर ग्रीन वालों को आना जाना होता था। और सबसे बड़ी बात देखो, जब पहली बार कोरोना आया तो हमारा स्क्रीनिंग होता था, हमसे पूछा जाता था कि कोई भी पेशेंट के कांटेक्ट में आया है और जिसको कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज हमारे पास आए, स्क्रीनिंग वाले बोलते थे। और हमसे बोलते थे, पूछते थे बताओ कितने फीट दूर से पेशेंट को देखा। कुछ लोग झूठ ही बोल देते थे, हमने जस्ट पास से देखा, जब मैं पेशेंट को शिफ्ट कर रहा था मेरा मास्क उतर गया था, तो उसको छुट्टी मिल जाती 14 दिन की। तो पहले तो कुछ लोगों ने बताया नहीं, फिर कुछ लोगों ने झूठ बताना शुरू कर दिया कि सर मैं पेशेंट को शिफ्ट कर रहा था, उस समय मेरे का मास्क उतर गया और पेशेंट को खांसी आई थी। तो लोगों ने बोला तू घर जा, 14 दिन घर बैठ, इधर नहीं आने का, अपना घर बैठने का। तो मुझे भी 2 बार छुट्टी मिली 14-14 दिन की। मैंने तो सीधा ये बताया जो सच था कि भाई पेशेंट आया था, जब तक उसकी रिपोर्ट पेंडिंग थी और ऐसा हुआ, ठीक है। तो 2 बार 14 दिन की छुट्टी मुझे भी मिली थी, वही सेम उस समय मिलती थी कि पास से देखा हमने कहा, मैं जो ही ऐसे हुआ पेशेंट ने खांसी की और मेरा मास्क खुल गया, इसका मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, 6 फीट से कम दूरी, इसका मतलब छुट्टी तय। तो ऐसे छुट्टियां मिलती थी, हो गया, ठीक है। ये 2020 की बात बता रहा हूं, ये कब की बात है, 2020 की बात है, 2020 अप्रैल की बात बता रहा हूं मैं, अप्रैल मई जून उस महीने की बात बता रहा हूं, ठीक है। वो मेरे दिल्ली में सबसे लास्ट महीने थे, जून मेरा लास्ट मंथ था दिल्ली का। चलो इधर आओ, ये हो गया। फिर 2 अप्रैल, देखो गवर्नमेंट वैसे तो मानने वाली नहीं है, 2 अप्रैल को, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, और 2 अप्रैल को गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐप मोबाइलों में डाउनलोड करा जिसका नाम है आरोग्य सेतु। आरोग्य का मतलब होता है हाइजीन, सेतु का मतलब है जोड़ना, हेल्दी लोगों को जोड़ना, अनहेल्दी को भी जोड़ना, दैट्स कॉल्ड ब्रिज, हेल्थी ब्रिज नाम से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाया। ये अलग अलग 11 लैंग्वेज में था, जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीम के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आईटी सेल के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब इस क्या क्या मतलब होता है पता आपको? आरोग्य सेतु का बेनिफिट क्या है, कौन बताएगा? आरोग्य सेतु का बेनिफिट बताओ। आरोग्य सेतु ऐप का बेनिफिट कोई बताएगा क्या? देखो एक एग्जांपल समझो,
हाँ, आरोग्य सेतु क्या होता है बताओ, क्या होता है आरोग्य सेतु? आरोग्य सेतु का मतलब है ये एक पर्सन है, इस पर्सन के पास में ये फोन है, इस पर्सन के पास में एक फोन है, इसने भी आरोग्य सेतु डाउनलोड कर लिया, इसका फायदा भी था और लोग इससे डरते भी थे, बेनिफिट ही एक्चुअली तो बेनिफिट ही है। इसने भी डाउनलोड कर लिया। अब ये पर्सन कहीं घूम के आया और जिस पर्सन ने, एक और ये तीसरा पर्सन है, इसको कोरोना पॉजिटिव है, मान लो कोरोना पॉजिटिव है और इसने भी आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रखा है, समझना, इसने भी आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रखा है। इसका मतलब इसके फोन में दिखाएगा कि मैं पॉजिटिव हूं और ये पर्सन कभी इसके पास से गुजरेगा तो इसकी जो पहले ग्रीन लाइट थी वो रेड हो जाएगी, वो इसको इंडिकेट करेगी कि तू ऐसी जगह से गुजरा है जहां कोई पॉजिटिव मरीज रहता है। चाहे तू किसी शॉप पे मिला होगा, इसको खुद को पता नहीं कौन है, लेकिन इसको हिंट दे दिया कि तू सस्पेक्टेड केस में आ गया, मतलब इसको पता चल जाएगा कि तू सस्पेक्टेड केस में आ गया। शर्त क्या है, दोनों में कोविड होना, दोनों में आरोग्य सेतु होना चाहिए, जिसमें से एक पॉजिटिव होगा तो पता चलेगा। तो दोनों में आरोग्य सेतु डाउनलोड है। अब इसको कोविड पॉजिटिव है, इसके अंदर पता चल रहा है ये कोविड है, ठीक है। अब इसको जो ही ये पर्सन इसके पास से गुजरेगा इसको पता चल जाएगा, इसके फोन में रेड हो जाएगा, इसके फोन में रेड हो जाएगा, इसको सस्पेक्टेड पर्सन मानेंगे कि भाई तू रिस्की पर्सन हो गया, तेरे को क्या करना होगा, क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अब तो अल्टीमेटली पता चल रहा है ना कि मैं सस्पेक्टेड हूं। अब ये किसी इसके पास जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रेड होने लगेगा कि भाई तू भी सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड के पास सस्पेक्टेड गया, ये भी सस्पेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ, लोग डर के डाउनलोड ही नहीं करते थे कि जिसको किसी को ड्यूटी जाना है, मान लो उसका रेड आ गया तो ड्यूटी नहीं करवाएगी, स्पेशल प्राइवेट ऑफिस वाले, क्योंकि प्राइवेट वाले सैलरी नहीं देते जब आप नहीं जाते हो, और प्राइवेट वालों ने बोला आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिसका रेड आएगा उसको हम ड्यूटी नहीं करवाएंगे, और ड्यूटी नहीं करवाएंगे तो पहले सैलरी नहीं मिलेगी, तो लोग डरने लगे। गवर्नमेंट में तो चलो सैलरी मिलती है, ये सिक्योरिटी सेफ्टी भी है, प्राइवेट वाले नहीं देते, इतनी छुट्टियां कटने लगती है, तो इसीलिए मैक्सिमम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया। ये आरोग्य सेतु ऐसा ही है वैसा जो किंडर होता है, यू नो अबाउट टिंडर, टिंडर जानते हो? ये एक लड़का है और ये एक लड़की है, ऐसा सिटी में चलता है टिंडर, पता है आपको, सेम ऐसा ही है। ये किस प्रकार का, देखो, ये लड़का मान लो इसको किसी की तलाश है, इसको किसी का इंतजार है, ठीक है, तो दोनों उसके ऊपर लिख देंगे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल, वही डाउनलोड करते हैं जो सिंगल होते हैं। अब ये गाड़ी में बैठे, मान लो मेट्रो में बैठे हैं, ठीक है, ये भी मान लो उसी दिन मेट्रो में बैठे, ऐसे बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं, इधर ध्यान देना। मान लो एक मेट्रो में 10 जने बैठे हैं, 10 के डाउनलोड कर रखा है, सिंगल लिख रखा, सिंगल लिख रखा। अब जो ही ये पास में रहेगी, दूरी होती है खुद 50-100 फीट की डिस्टेंस में कवर कर लेता है। अब जो ही ये कोई पर्सन 10 जने किसी पर्सन के दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो तुरंत बोल देगा कि आपके उस तरफ एक सिंगल पर्सन है जिसको भी तलाश है, आपके इस तरफ मेट्रो में जिस ट्रेन में आप बैठे हो उसमें है, आपके इस डिब्बे में और सिंगल पर्सन है। तो फिर आप किसी एक को मैसेज करोगे हेलो, तो उधर से मैसेज आएगा आई एम येलो शर्ट, इधर से मैसेज आएगा आई एम ग्रीन टी शर्ट, फिर दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे कहाँ मैं किधर, तो कि मैं इस साइड, तो कि मैं इस साइड बैठी हूं, मैं इस साइड बैठा हूं, आपस में कांटेक्ट हो जाता, बिना जान पहचान कांटेक्ट हो सकता है, उसको टिंडर बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, टिंडर बोला जाता है। आप लोग ऐसा करते हो क्या टिंडर? ऐसा मत करना ना, ऐसा होता है जिसको जानते भी नहीं, टिंडर डाउनलोड किया, कांटेक्ट में आ गए बेवकूफ। और टिंडर से लोगों की शादी भी हो जाती है, टिंडर से मिले और शादी होगी, ऐसे भी होता है सीन। सच में एक कोच में बैठे होते हैं, ऐसा होता है। हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 2 से 14 दिन। और मैंने आपको बताया था क्वारंटाइन की डेफिनेशन बताना,
क्वारंटाइन की डेफिनेशन बताना और आइसोलेशन की डेफिनेशन बताना, दोनों अलग है एक है। क्वारंटाइन की डेफिनेशन और आइसोलेशन की डेफिनेशन। बताओ क्वारंटाइन और आइसोलेशन में कोई डिफरेंस है क्या? नॉर्थ सेट में सवाल है, दोनों क्या है? क्वारंटाइन कौन सा प्रिवेंशन है? अरे क्वारंटाइन कौन सा प्रिवेंशन है? क्वारंटाइन प्राइमरी प्रिवेंशन है, आइसोलेशन सेकेंडरी प्रिवेंशन है। इसमें सस्पेक्टेड केस को अलग रखा जाता है, इसमें जिसको डिजीज ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है इसको अलग रखा, इसमें केस को, इसमें कैरियर को अलग रखा जाता है। कैरियर का मतलब होता, कुछ लोग बोलते पता है जिसको सिलेक्शन होता था, अब जिसकी कोविड में ड्यूटी लगती थी वो पीपी किट पहन के यहाँ लिखते थे आई एम ए कोविड वॉरियर, पता आपको? वो कोविड वॉरियर नहीं थे, वो कोविड कैरियर थे एक्चुअली। वॉरियर तो थे, साथ में कैरियर भी ज्यादा थे। कैरियर का मतलब होता है जिसकी इम्यूनिटी ठीक हो, खुद को कोविड हो गया हो, खुद लेके घूम रहे और गलती से भी दूसरों को दे दे, उसको क्या बोलते हैं? कैरियर। खुद को सिम्टम्स ना आए दूसरों को दे दे, दैट्स कॉल्ड कैरियर। तो वॉरियर कैरियर भी होता है। आइसोलेशन का मतलब होता है, अब देखो दोनों को समझना, अब क्वारंटाइन और आइसोलेशन का डिफरेंस समझना, आप यहीं से आपको समझ में आएगा। वैसे बहुत सारे लोगों को आ गया होगा, मैंने उसी टाइम पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ लोगों की क्या आदत होती है कि सर याद नहीं है, कुछ भी बोल दो याद नहीं है, बस यही बोलेंगे। तो थोड़ा समझ लो। देखो एक तरफ होता है क्वारंटाइन, एक तरफ है आइसोलेशन। एक तरफ क्या है? आइसोलेशन। क्वारंटाइन कौन सा प्रिवेंशन है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। किसके लिए होता है? कैरियर के लिए होता है। ये कौन सा प्रिवेंशन है? सेकेंडरी प्रिवेंशन है। ये किसके लिए होता है? केस। केस का मतलब जिसको साइन सिम्टम्स प्रेजेंट। केस का मतलब क्या? जिसको डिजीज प्रेजेंट। कैरियर जिसको डिजीज है लेकिन साइन सिम्टम नहीं है। क्वारंटाइन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को किसी भी डिजीज है, जैसे मान लो टीबी है, कोई भी है, उसका मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है ना, उतने तक अलग रखना। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक अलग रखना। आइसोलेट कब तक करना? मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक। जैसे मान लो कोरोना का कितना था? 14 डे, तो 14 दिन तक अलग रखना, चाहे इसका 3 दिन है या 7 दिन है, मैटर नहीं करता, अलग रख दिए। अब कोई जिसको मान लो कोरोना है भी तो 14 दिन में मर जाएगा, फिर 14 दिन बाद मिल लेंगे। इसमें कम्युनिकेबल पीरियड तक अलग रखना। आइसोलेट टिल द कम्युनिकेट पीरियड। आइसोलेट टिल कम्युनिकेबल पीरियड। समझ में आया?
ये याद रहेगा आपको, क्वारंटाइन और दोनों। ट्रांसमिशन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एयरबोन, बैट, फिंगोलिन्स, ह्यूमन, एयरबोन, ह्यूमन, ऐसे फैलता था। मतलब जो बीमारी इनडायरेक्ट फैलती है वो डायरेक्ट तो फैलेगी, और ये एयरबोन है। एयरबोन का मीनिंग क्या है? 5 बीमारियां एयरबोन है, आपको पता हो तो, मीजल्स, टीबी, चिकन पॉक्स, डिसएमिनेटेड चिकन पॉक्स और कोविड। एयरबोन का मतलब होता है कि आप सामने प्रेजेंट नहीं हो तो भी हो सकती है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, मेरे को मान लो कोविड है, अब थोड़ी देर बाद मेरी क्लास लेने के बाद दूसरे सर आएंगे क्लास लेने, ठीक है, मान लो कुमावत सर, पीपी सर, अशोक सर, श्री सर, कोई भी आते हैं क्लास लेने आते हैं, मेरे को कोविड है, तो अब मेरे को कोविड है, मैं बाहर चला गया, मेरे सामने वो मेरे को नहीं मिले, लेकिन उस रूम में आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर खांसी किया होगा, कफ किया होगा, स्नीज किया होगा, तो मेरे जो बैक्टीरिया थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूम में घूम रहे हैं आइसोलेशन स्टूडियो में। अब जब वो आएंगे और बाई चांस उनमें से किसी एक की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, कम है, तो उनको हो जाएगा। वो मेरे सामने नहीं आए, फिर भी हो गया, फिर भी हो गया, इसको बोलते हैं एयरबोन। तो एयरबोन है तो ड्रॉपलेट तो हो गई भाई, जो बीमारी एयरबोन है वो ड्रॉपलेट तो होगी, जो बीमारी एयरबोन है वो ड्रॉपलेट तो होगी, सीधी सी बात है, कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि जो दूर से हो सकती है, हवा में हो सकती है, तो सामने छींक करेगा, सामने कफ करेगा, स्नीज करेगा, टॉकिंग करेगा, एरोसॉल निकलेंगे, एरोसॉल जनरेट होंगे, तो क्यों नहीं ट्रांसमिट हो सकते हैं। कैसे? ये चमगादड़ वाला इश्यू, ट्रांसमिशन साइकिल, बैट, बैट पंगोलिन, ह्यूमन, एयरबोन, ह्यूमन, एक ह्यूमन से दूसरे, पहले इधर से आया, ह्यूमन टू ह्यूमन हो गया। फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड 2। एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पे एक चीज आपको सीखने को मिलेगी। जब कोविड आया था तो हर कोई क्या बोलते थे, ओए तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए, तांबा बहुत शुद्ध होता है, तांबा प्योर होता है, तांबे के लोटे में पानी पियोगे कोरोना नहीं होगा, ऐसा लोग बोलते थे, अपने ओल्ड एज वाले, स्पेशली स्पेशली जीरियटिक लोग ज्यादा बोलते थे। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि आपने रात को 10 बजे अगर पानी भर के रखा और इसमें कोरोना है, तो सुबह 8 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, तब तक कोरोना वायरस मर जाता है कॉपर में, इसलिए बोलते थे वो। कार्डबोर्ड बॉक्स 24 घंटे, स्टील 48 घंटे, प्लास्टिक 72 घंटे। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनसे कोई भी सामान मंगवाते थे तो 3 दिन तक वो हाथ ही नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर इस पर्सन को कोरोना है तो ये इसको आपके ऊपर आ जाएगा और 3 दिन तक रहेगा। तो प्लास्टिक के ऊपर 72 घंटे तक कोरोना जीवित रहता था, स्टील के ऊपर 48 घंटे तक, कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर 24, कॉपर के ऊपर 4 घंटे। अब इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होगी। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी भाई। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फैलता कैसे है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये फैलता कैसे है। तो देखो पहले आप लिख लो, मैं फिर समझाऊंगा।
ये मैंने एरो किया ना, आपको एरो ऐसे करना है, इसके नीचे आपको ऐसे करना है, फिर ये लाइन लिखनी है, फिर ये लाइन लिखनी है ऐसे। आप पहले लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, लिख लो। हो गया, नेक्स्ट लिखो फटाफट, फिर उसके बाद समझा देता हूँ एक साथ। ऐसे करना है ना। हो गया ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से करो और आगे बढ़ो, फिर मैं समझा देता हूँ। फिर दोनों में टाइम वेस्ट साथ में नहीं करेंगे अपन। हो गया, डन। ये कर दिया आपने, तीनों स्लाइडें पूरी। सबसे पहले पैथोजेनेसिस में ये चीजें समझी आपने, फिर उसके बाद में ये लिखा,
फिर उसके बाद में ये लिखा डन। अब देखो, अब एक एक चीज को समझते हैं अपन कि है क्या ये फैल कैसे रहा है। कोरोना कैसे फैलेगा भाई, या तो नाक के थ्रू एंटर करेगा या ओरल कैविटी के थ्रू एंटर करेगा, दो ही तरीके हैं एंटर करने के। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड मेनली एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी न्यूमोसाइट टाइप 2 सेल। ये मैं बताऊंगा कौन सी सेल, टाइप 2, जो सरफेक्टेंट बनाती है उस सेल को अफेक्ट करता है 70%, और 20% अफेक्ट करता है टाइप जो एयरवे एक्सचेंज को अफेक्ट करती है, CO2 और O2 का रेप्लिकेशन, वो बाद में पढ़ेंगे। ये किसके थ्रू एंटर करता है, नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स। देखो पहले इसको, इस लाइन को पूरा करते हैं, इस लाइन को बाद में पढ़ेंगे, पहले इस लाइन को क्लियर करते हैं। ये पर्सन है कोई, ये पर्सन है, ये पर्सन का नाक है, ये मुंह है, ये लो, ये पर्सन है। अब कोरोना फैलेगा कैसे, या तो नाक के थ्रू या ओरल कैविटी के थ्रू। ये कौन सी फेरिंग्स है, ये कौन सी है, नेजोफेरिंग्स है। ये कौन सी है, ओरोफेरिंग्स है। ये फिर लैरिंजोफेरिंग्स है। ऐसे करके मिक्स होती है। तो या तो ओरल कैविटी से फैलेगा या नेजल कैविटी से, जैसे भी जाएगा, लैरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में एंटर कर जाएगा, चाहे ओरोफेरिंग्स से जाएगा तो भी कर जाएगा, इससे जाएगा तो भी कर जाएगा। तो एंटर थ्रू नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया। अब ये वायरस एल्यूलर सरफेस के एंटर करता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू। ये थोड़ा बीच में आ गया, ये वायरस कवरिंग रहता है, मैंने क्या बोला, एनकैप्सुलेटेड वायरस है। कौन सा वायरस है, एनकैप्सुलेटेड वायरस है। यू नो अबाउट इन, ये लिफाफे में बंद रहता है, इसके ऊपर क्राउन रहता है। कोई भी वायरस अपना नकाब पहन के किसी सेल के अंदर घुसता है उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। मुंह ढक के, हैट पहन के, चश्मा पहन के, नकाब पहन के, अपने आप को कवर करके अगर कोई घुसता है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और खुलेआम अटैक करता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो सेल के अंदर ये जाएगा एंडोसाइटोसिस के कवर करके, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पूरा एनकैप्सुलेशन है, पूरा एनवलप है। तो ठीक है, एंडोसाइटोसिस के बीच में से घुसता है। अब देखो, ये वायरस ऐसा है, मान लो ये वायरस है, ये वायरस है, इसके ऊपर ये कवरिंग है, ये क्राउन है, इसने एंट्री कर ली। ये ट्रेकिया बनाता हूं मैं, ये लो ट्रेकिया, ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, ये लंग्स, ये लंग्स। अब इस मरीज में ये वायरस यहां तक आ गया। अब देखो इसके साइन सिम्टम भी ऐसे ही आएंगे, आप साइन सिम्टम देखना ऐसा ही आएगा। अगर कोई वायरस नाक में घुसेगा तो आपका क्या होगा, राइनोरिया होगा, मरीज को क्या होगा, थोड़ा स्नीजिंग होगा, मरीज को क्या होगा, साइनोसाइटिस जैसा यहाँ हेडेक होगा, लाइटनिंग फील होगी, एयर भर जाएगी साइनस में, मरीज को रनिंग नोज होगा, आंखों में पानी आएगा, पिंक आई हो जाएगी, हेडेक होगा, ये प्रॉब्लम। जब ये ओरल कैविटी के थ्रू यहाँ घुसेगा तो मरीज को सोर थ्रोट होगा, जीभ के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब टेस्ट चेंज होगा, जिसको बोलते हैं आप, टेस्ट चला जाएगा, उसको बोलते हैं एगुसिया टेस्ट। नोजल कैविटी के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, कौन सा बल्ब होता है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, उसको डैमेज कर देगा तो आपको सेंस ऑफ स्मेल नहीं आएगा, उसको बोलते हैं एनोस्मिया। जब नोजल कैविटी में जाएगा तो एनोस्मिया करवाएगा, इधर टेस्ट कर एगोसिया करवाएगा, सोर थ्रोट करवाएगा। ये तो हो गए गले तक के साइन। अब ये धीरे धीरे यहाँ ट्रेकिया में जा रहा है, ब्रोंकाई में जा रहा है, तो यहाँ पे कफ आएगा। कौन सा कफ आएगा, ड्राई कफ आएगा। कौन सा कफ आएगा, ड्राई कफ, क्योंकि फॉरेन बॉडी आपके अंदर कोई भी एंट्री करती है तो फॉरेन बॉडी के कॉपिंग मैकेनिज्म के थ्रू फॉरेन बॉडी पर अटैक करने के लिए कफ होता है। अपर एयरवे में स्नीजिंग होती है, जब आप नाक में कुछ डालते हो तो आपको स्नीज आती है क्योंकि ये अपर एयरवे है। जब लोअर एयरवे में कुछ घुस जाता है तो आपको कफिंग आता बहुत ज्यादा। कफिंग कोई बीमारी नहीं है, कफिंग फॉरेन बॉडी के अगेंस्ट में किया गया डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। जब कोई ऐसा
ऑब्जेक्ट, ऐसा फॉरेन बॉडी हमारे लंग्स में घुसने लगता है तो कफ उसको निकालने की कोशिश करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसको कफ बोला है। कफ कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा ये वायरस है, ये वायरस ऐसे जा रहा है। अब ये वायरस मैंने क्या बोला, एनकैप्सुलेटेड है, वायरस के ऊपर कवरिंग है। तो वायरस के ऊपर कवरिंग है, सबसे बड़ी बात यह है। तो वायरस इसके अंदर ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ये एल्यूलाई। तो ये एल्यूलाई लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाखों की संख्या में होती है लंग्स में। एल्यूलाई में 3 सेल होगी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सेल होती है, एल्यूलर सेल बोलते हैं जिसको। अब उसके अंदर जाए कैसे भाई, उसके अंदर जाए कैसे? तो इसको जाने में हेल्प करता है जिसका नाम है TMPRSS, ट्रांस मेम्ब्रेन सेराइन मेम्ब्रेन रिसेप्टर। कैसे? अब ये वायरस है कोरोना, ये इसके अंदर यहां तक तो आ गया, यहां तक भी आ गया, लेकिन एल्यूलाई में घुस नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर क्राउन लगे होते हैं और इसके रिसेप्टर इसकी एंट्री नहीं देते। तो इसका एक पड़ोसी होता है, कोरोना का एक दोस्त बना लेता है कोरोना। कोरोना बोलता है TMPRSS को कि भाई तू सुन, तेरा नाम क्या है? उसने बोला मेरा नाम है TMPRSS, ट्रांस मेम्ब्रेन सेराइन मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो इसने बोला कि मेरा नाम है चिंटू, एल्यूलाई है, ये है चिंटी, ये किसका घर है? चिंटी का घर है। तो मुझे चिंटी के घर जाना है, लेकिन घर में डर लगता है क्योंकि चिंटी के पापा भी है, बहुत सारे लोग हैं, मेरे को बात करनी है वहां सीधे जाके घर पे, लेकिन बात करूं कैसे? मेरे को जाने की परमिशन नहीं है, जाने का डर लगता है, वहां पे कोई जूते न पड़ जाए, क्योंकि मैंने ऐसा नकाब पहन रखा है और नकाब पहनते ही लोग मेरे को देखेंगे, अब चिंटी के रिश्तेदार मेरे ऊपर अटैक करेंगे, मैं एंटर नहीं कर सकता। उसने बोला एंट्री तो मैं करवा दूंगा। कि मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है TMPRSS, मेरा नाम बहुत तगड़ा है, TMP, ट्रांस मेम्ब्रेन सेराइन मेम्ब्रेन रिसेप्टर। मैं तेरे को इस घर में एंट्री करवा दूंगा। तो के करवा दे भाई एंट्री। जो ही ये पकड़ के इसको साथ ले जाता है, एल्यूलाई में एंट्री करवा देता है। और आपको पता है एल्यूलाई में एंट्री होते ही एल्यूलाई को पता चलता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गई है। अगर चिंटी के घर वालों को पता चलता है कि घर में कोई आ गया है जो नहीं आना चाहिए था, बदमाश आ गया है कोई, हालांकि ये बेचारा सही तरीके से आया होगा, शादी की बात रखने आया होगा, हो सकता है इनके पहले बात हो रखी होगी चिंटी की पापा से, चिंटू के पापा से, ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं लेना है। लेकिन आया तो इनके घर वालों को पता चला, इसके भाई को, इसके पापा को, इसके परिवार वालों को पता चला। इसके भाई पापा कौन है? चिंटी के भाई पापा सब रिश्तेदार कौन है? WBC। और कौन है? केमिकल मैसेंजर्स। और कौन है? इसके बहुत सारे फैगोसाइटोसिस एक्शन करने वाली सेलें। मतलब कोई फॉरेन बॉडी, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज, ये सब इसके रिश्तेदार है चिंटी के। जो ही ये एंटर किया एल्यूलाई में, WBC ने अटैक किया, न्यूट्रोफिल ने अटैक किया, मोनोसाइट ने अटैक किया, मैक्रोफेज ने अटैक किया। जो ही इसके ऊपर अटैक किया, ये यही चाह रहा था, ये यही चाह रहा था कि कोई मेरे ऊपर अटैक करे ताकि मेरे कपड़े फाड़ दे, क्योंकि मैंने नकाब पहन रखा है, मैंने क्राउन पहन रखा है, मैंने ताज पहन रखा है। ये चाह रहा था, ये चाह रहा था कि कोई मेरे ऊपर अटैक करे। तो जो ही ये अंदर घुसा, उनके घर वालों ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि WBC तभी अटैक करती है, न्यूट्रोफिल तभी अटैक करता है, मोनोसाइट तभी अटैक करता है, मैक्रोफेजेस तभी अटैक करता है जब फॉरेन बॉडी हो और कोई रिस्क हो। तो जो ही इसके ऊपर अटैक किया, इसका क्राउन टूट गया, इसके ये टोपी वगैरह फट गई, इसके नकाब उतर गए, और ये तो यही चाह रहा था, ये तो यही चाह रहा था। ये खुला हो गया, इसके अंदर जहर भर रखा था, इसके अंदर क्या भर रखा था? जहर भर रखा था, जहर। अब इसके ऊपर से ये, या मान लो जहर था, इसके अंदर जहर था, ये तो खोल दिया, इन्होंने अटैक किया, इसको बेनिफिट हो गया। अब जो ही ये अटैक, जो ही इन्होंने अटैक किया घर वालों ने, अटैक करोगे तो आपकी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज होती है,
जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी एंट्री करती है, आप अटैक करते हो, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी बॉडी की जो सेल है, प्रोटेक्टिंग सेल है, वो अटैक करती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बुखार तभी आता है जब अटैक किया जाता है। आप हॉटनेस कब आती है? जब आप दौड़ते हो, भागते हो, सोते हो, तो कैसा रहेगा? टेम्परेचर कम ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसा इसके ऊपर अटैक किया, इसके क्राउन वगैरह टूट गए। क्राउन टूटते ये यही चाह रहा था, इसने जो करना था, इसने जो फैलाना था, इसने चिंटी के घर में फैला दिया। इसका मकसद था कुछ न कुछ फैला के आऊंगा। तो इसके अंदर भर रखा है कोविड का जहर। पहले तो इसने बोला कि मैं घर पे जाऊंगा, लेकिन वो घर वालों ने इसके ऊपर अटैक किया, तो इसने बोला अब तुम्हारी खैर नहीं। तो ये सारी एल्वियोलाई में फैल गया। अब फैल गया, इसका मतलब किसको अटैक करेगा? अब ये अटैक करेगा टाइप 2 सेल को। सबसे पहले टाइप 2 सेल क्या करती है? टाइप 2 सेल सर्फेक्टेंट बनाती है। क्या बनाती है? सर्फेक्टेंट बनाती है। याद करो न्यूबॉर्न में आरडीएस। तो ये सर्फेक्टेंट बनाती है, उसके ऊपर अटैक करेगा तो सर्फेक्टेंट बन नहीं पाएंगे। सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं? सर्फेक्टेंट सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, सरफेस टेंशन को कम करते हैं। जब हमारा सर्फेक्टेंट सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो लंग्स ऐसे ऐसे होते हैं, लंग्स ऐसे फड़फड़ाते हैं, जिससे गैस एक्सचेंज होती है। मतलब क्या हुआ? सर्फेक्टेंट स्पिंगोमाइलिन, जो लेसोथिन स्पिंगोमाइलिन, दोनों फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। ये दोनों सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, एल्यूलाई कोलैप्स नहीं होगी, लंग्स ऐसे ऐसे करेंगे, मतलब कोलैप्स होने से बचाते, लेकिन ये उसको डैमेज कर दिया। तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो लंग्स कोलैप्स होने लगेंगे। लंग्स कोलैप्स हुए, ऑक्सीजन बाहर से अंदर नहीं आई, CO2 बाहर नहीं गई, इसका मतलब बॉडी में CO2 बढ़ गई। बॉडी में CO2 बढ़ गई, इसका मतलब टाइप 1 सेल भी अफेक्ट, गैस एक्सचेंज भी अफेक्ट हो गया। जब ऑक्सीजन नहीं आई तो CO2 नहीं जाएगी, तो इसका मतलब गैस एक्सचेंज भी अफेक्ट। बॉडी में CO2 बढ़ी तो बॉडी में pH कम हो गया, pH कम हो गया, एसिडोसिस हो गया। जो ही pH कम हुआ, CO2 बढ़ने का मतलब pH कम हो गया, जो ही pH कम हुआ, रेप्लिकेशन का पावर बढ़ गया। जब भी आपकी बॉडी के लंग्स में pH एसिडोसिस हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक सेल से दूसरी सेल, एक टिश्यू से दूसरा सेल, आपकी बॉडी में RNRDP नाम का एक एंजाइम होता है। क्या नाम है उसका? RNRDP। वो क्या करता है? वो ये काम करता है, देखो इधर ध्यान दो। आपने क्या देखा? ये यहां तक पढ़ा, फिर एक चीज सोची, ये एल्यूलर कैविटी में इनकैप्सुलेटेड होता है, डेस्ट्रोस हो गया, किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस के द्वारा, माइक्रोफेजेस के द्वारा। जब ये रैप्चर हुआ तो टाइप 1 और टाइप 2 को अफेक्ट किया, गैस एक्सचेंज अफेक्ट हुई, एल्यूलाई कोलैप्स हुई। जब एल्यूलाई कोलैप्स हुई, CO2 रिटेंशन हुआ, O2 नहीं आया। जो ही CO2 रिटेंशन हुआ, एसिडिक मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम से वायरस बॉडी के दूसरी सेल तक पहुंच गया और फैलाया किसने? RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA प्रोटीज नाम का एंजाइम होता है, उसने पूरी बॉडी में खुलेआम फैलाया। एक्सोसाइटोसिस का मतलब खुलेआम फैलाया, पूरी बॉडी में फैला दिया। पूरी बॉडी में फैलाया तो बॉडी को पता चला कि इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन होता तो CRP बढ़ना शुरू हुआ, WBC बढ़ना शुरू हुआ, इंटरलुकिन 6 बढ़ना शुरू हुआ, इंटरलुकिन 12 बढ़ना शुरू हुआ। तब आपकी बॉडी में केमिकल मैसेंजर, केमिकल मीडिएटर, CRP, WBC, ESR, इन्फेक्शन के मीडियम कैल्सिटोनिन, ये सारे बढ़ने शुरू हो गए। दैट्स कॉल्ड सेप्सिस इंडिकेटर बोलते हैं इसको, केमिकल मीडिएटर, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बोलते हैं। और इसी से पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। सही बात है, इतना लिख लिया आपने। अब साइन सिम्टम देखो कैसे आएंगे। साइन सिम्टम 3 तरीके के आएंगे। कैसे आएंगे? 3। कौन कौन से? नाक से रिलेटेड, अगर नाक में रहेगा तो 3 तरीके के साइन सिम्टम आएंगे। कौन कौन से? पहले नेजल से रिलेटेड, फिर गले से ओरल कैविटी और थ्रोट से रिलेटेड, फिर अपर एयरवे से रिलेटेड, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड।
फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा तो बॉडी में शॉक से रिलेटेड। तो चलो बात करो कौन कौन से, ये दोनों सिंपल है, माइल्ड केस में आएंगे। यहाँ पर मॉडरेट होगा, बॉडी में शॉक आएगा तो हम इसको सीवियर बोल देंगे। जब सिम्टम्स बढ़ेंगे तो सीवियरिटी बढ़ जाएगी, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो सिम्टम्स देखो कैसे आएंगे। माइल्ड केस, माइल्ड केस मतलब कॉमन कोल्ड जैसा, मरीज को फीवर जरूरी नहीं आए, फीवर लगभग आएगा 83% केस में, कफ 60%। कोविड की पहली शर्त फीवर थी। द इसेंशियल साइन, सेकंड इसेंशियल साइन, पहला एसेंशियल साइन फीवर, सेकंड कफ। मसल्स पेन, माइल्जिया का मतलब होता है मसल्स पेन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, जीआई डिस्टर्बेंस। एनोस्मिया, एब्सेंस सेंस ऑफ स्मेल, एब्सेंस सेंस ऑफ स्मेल, कुछ भी सुगंध नहीं आना, घर में कुछ भी खाना बन रहा पता ही नहीं चलता। एगोसिया, एब्सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट भी अगर कुछ खा भी लिया तो टेस्ट कौन सा, ये एब्सेंस ऑफ टेस्ट। एक होता है कॉकेगुसिया का मतलब होता है बैड टेस्ट, वो इसका साइन नहीं है। एक होता है कॉकेगुसिया, उसका मतलब होता है बैड टेस्ट, टेस्ट नहीं सॉरी टेस्ट बोलते हैं इसको। एक होता है हेलिटोसिस, उसका मतलब होता है बैड ब्रीथ, उसका मतलब क्या है, बैड ब्रीथ। ये दोनों इसके नहीं है, एक्स्ट्रा याद रखना है ना। इधर वाला लिखो फटाफट। हाँ, एब्सेंस ऑफ टेस्ट। अब मॉडरेट केस, मॉडरेट केस में माइल्ड केस तो है, ये माइल्ड के साइन तो सारे ही आएंगे और उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, निमोनिया। निमोनिया का मतलब कंसोलिडेशन, निमोनिया जुड़ गया। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का दूसरा नाम होता है एनोक्सिया। डेफिशिएंसी ऑफ O2 इन टिश्यू, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, हाइपोक्सीमिया, दैट्स कॉल्ड एनोक्सीमिया। जिसके पीछे MIA लग गया, मतलब क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ, क्या लिखूं, ऑक्सीजन इन ब्लड। हाइपरकैप्निया, इंक्रीज CO2 इन ब्लड मोर देन 45 mm of Hg। और एसिड बेस इम्बैलेंस, अर्ली सबसे पहले कौन सा, अर्ली सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मतलब पीएच कम, PCO2 ज्यादा। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस बाद में होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टेट टिश्यू टूटेगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, पीएच कम रहेगा, SO3 का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, एसिड बेस में रेस्पिरेटरी, SpO2 93 से कम जा रहा है तभी ही ऑक्सीजन लगानी होती। ये मॉडरेट केस है, ये कैसा केस है, मॉडरेट केस है।
हाँ हेलो, क्लास है भी ना। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। हो गया, मॉडरेट केस हो गया, सीवियर। तीसरे नंबर सीवियर। सीवियर के अंदर क्या होता है? मॉडरेट वाले साइन आएंगे, मतलब माइल्ड के भी आएंगे, मॉडरेट के भी आएंगे, और सभी सीवियर केस। सीवियर के अंदर मरीज को ARDS हो जाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सा? एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। गैस एक्सचेंज नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन में क्या होता था? वो सारे साइन आएंगे, लंग्स फेल हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। बोल दिया, फिर पीछे कुछ नहीं बचेगा। साइनोसिस भयंकर हो जाएगा, सेंट्रल टाइप का। सीवियर निमोनिया, ग्रंटिंग, रेस्पिरेटरी साउंड आएगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लेबर ब्रीथिंग, दैट्स कॉल्ड नेजल फ्लेयरिंग। ब्रेन को ऑक्सीजन बराबर नहीं मिल पाएगी, मेंटल अल्टर हो जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्योंकि अब मरीज को क्या करना पड़ेगा, सोच लो आप। मैं तीनों का मैनेजमेंट लिखाया ही नहीं अभी तक आपको, बस तीनों का साइन सिम्टम बताएं। सीवियर केस के साइन है ये। सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन फेलियर, सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। मतलब मरीज के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जिसको MODS भी बोलते हैं, जिसको सोफा स्कोर किसमें पता किया जाता है? शॉक में। सोफा का मतलब होता है सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। बॉडी के 6 वाइटल ऑर्गन के बारे में बात की जाती है, होते तो 5 ही है, लेकिन कोगुलेशन को भी वाइटल मान लिया गया है, तो इसलिए 6 बोलते हैं। ग्रंटिंग का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी साइन। तो सोफा का मतलब होता है, इधर ध्यान दो, ये छोड़ दो पहले, ये अभी छोड़ दो, है ना, इधर से लिखो, सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट, इसको बोलते हैं सोफा, SOFA। ये किस में पता किया जाता है? शॉक में। कौन कौन सा? रेस्पिरेटरी फेल हो जाना, लीवर फेल हो जाना,
अब लीवर के साथ में कोगुलेशन जोड़ दिया उन्होंने, होता साथ में, वो अलग पढ़ रहे हैं। कोगुलेशन का मतलब ब्लड वाला, ब्लीडिंग हो जाना, क्लॉट नहीं बन पाना, ब्लीडिंग के चांसेस, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर, सीएनएस और रीनल। तो वाइटल हुए कितने, 1 2 3 4 5, लेकिन कोगुलेशन इसके साथ में, तो टोटल 5 सिस्टम, रेस्पिरेटरी, लीवर, सीवीएस, सीएनएस और रीनल। बॉडी के कोई 2 सिस्टम फेल हो जाए उसको बोलते हैं शॉक। शॉक की डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले, किसी भी इंफेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, इंजेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से बॉडी के 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम फेल हो जाए या ज्यादा वाइटल ऑर्गन फेल हो जाए, उसको शॉक बोला गया है, जिसमें बीपी मेंटेन नहीं रह पाएगी, परफ्यूजन मेंटेन नहीं रह पाएगा, कुछ भी मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अरे वो बता दूंगा, मैंने बोला इसके बारे में बात बाद में करूंगा, कोरैड्स, रुक जाओ 1 मिनट, फिर भी बोलेंगे ये क्या है, मैंने यहां से लिखने का बोला है। अपनी पंचायती करेंगे। वो मैं बता दूंगा ना क्या है, आपसे ज्यादा मुझे पता है ना क्या बताना है, कब बताना है। थोड़ा भी पेशेंस नहीं है आपके पास। ये लो कोरैड्स, अब हेडिंग लगाओ। वो कोविड के लिए एक टेस्ट होता था, सीटी स्कैन होता था, जिसमें आरटीपीसीआर कई बार पॉजिटिव आए, कई बार नहीं आए, तो उसके लिए एक टेस्ट होता था। तो अब आप लिखोगे इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस लिखो, पहले हेडिंग लगाओ डायग्नोसिस, पहले हेडिंग लगाओ सबसे ऊपर डायग्नोसिस, ये कुछ मत लिखना, पहले सिर्फ इतना लिखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस लिखा, डायग्नोसिस लिखा, अब ये लिखो, ये लिखो कोरैड्स, कोविड रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, जिसका स्कोर होता है 0 1 2 3 4 5 6, लिखो। कब लिखें, अरे पहले डायग्नोसिस लिखो, फिर लिखो कोरैड्स, डायग्नोसिस लिख दो, हेडिंग लगाओ डायग्नोसिस, अब ये लिखो। अपन डायग्नोसिस में पढ़ेंगे ना इसको। डायग्नोसिस कब लिखें, बेवकूफ, ये राणा जी बेवकूफ हो गए और कुछ नहीं। लिखोगे मिटाओगे, लिखोगे मिटाओगे, जब मर्जी आए तब लिखना। लिख दिए। अब देखो, किसी भी मरीज में डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, एक तो ये कोरैड्स टेस्ट करेंगे। क्या होता है बता दूं आपको कोरैड्स, ये होता है कोरैड्स, ये दो। किसी पेशेंट में कई बार कंफर्मेटरी टेस्ट तो एक ही है, पीसीआर, जिसको बोलते हैं वो नेजल स्वाब से करोगे, पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, वो कंफर्मेटरी है, आरटीपीसीआर बोलते हैं। लेकिन कई बार उसमें रिपोर्ट आता है, कई बार नहीं आता है, तो सीटी के बेस पे, तो सीटी में कोरैड्स स्कोर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। स्कोर 1 का मतलब है कि कोविड होने के चांसेस है कि नहीं है, सीटी की फाइंडिंग के आधार पे कोरैड्स निकाला गया है। स्कोर कितना है, 6 तक है, 1 2 6। फुल फॉर्म क्या थी, कोविड रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम, कोविड रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। तो देखो, कोरैड्स 1 का मतलब बता, बिल्कुल चांस ही नहीं है कि कोविड होगा, हाईली अनलकीली,
मरीज को एकदम लंग्स नॉर्मल है, लंग्स कैसे हैं, नॉर्मल है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब कोराइड्स 1, इसका मतलब कोराइड्स 1। अब नीतू प्रजापति पूछ 0 to 6 का मीनिंग, बेवकूफ ये है 0 to 6 का मीनिंग। आप लोगों में पेशेंस क्यों नहीं है, मेरे ये समझ, मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6, आपको नहीं पता टेस्ट 10 नंबर का होता है, 6 नंबर में मतलब क्या होता है, 5 क्या होता है, 4 क्या होता है, 3 क्या होता है। आप क्या समझते हो अपने आप को, आप आधा मिनट भी नहीं रुक सकते क्या? जब कोई टीचर आपको बता रहा है, गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि रुक जाओ 30 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ सब बता दूंगा, तब तक कि सर ये क्या है, ये क्या है, पेशेंस क्यों नहीं है आप में? कभी भी टॉपिक पूरा हो जाए फिर भी हंसोगे बेवकूफ, दिमाग खराब करके भी हंसोगे आप। मैं बोलता हूं, मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। कोराइड्स 1 का मीनिंग है लंग्स एकदम नॉर्मल है। अब दोहरा दर्द देखो, इधर है एकदम नॉर्मल, इधर से सीवियरिटी आ रही है। दूसरे नंबर है कोराइड्स 2, अनलाइकली, मतलब कोई छोटा सा इन्फेक्शन तो है लंग्स में बट कोविड नहीं है, इन्फेक्शन बट नॉट कोविड, बट नॉट कोविड। तीसरा कोराइड्स 3, इक्वावोकल, मतलब प्लस माइनस पता नहीं, अनक्लियर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कोराइड्स 4, देखो इसमें पता नहीं, हो सकता है मतलब प्रोबेबल, चांस है 50%। एबनॉर्मली सस्पिशियस फॉर कोविड, मतलब मे बी। कोविड 4, कोविड 5, लगभग 80% से ज्यादा चांस है कि कोविड ही है और कुछ नहीं है। और कोविड 6 का मतलब है श्योर कोविड है, चाहे आरटीपीसीआर नेगेटिव ही क्यों ना हो, आपको कोविड है। समझ में आया कोराइड्स? हो गया? हो गया क्या? ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ो। अब डायग्नोसिस में और क्या करोगे, हाई रेजोनेंस हाई रिसोल्यूशन सीटी स्कैन करेंगे। उसके अंदर लंग्स में क्या आएगा, फाइब्रोसिस। ग्राउंड ग्लास, देखो ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर आप कांच रखा होता है, आपने देखा कोई सर होता है, कोई अफसर होते हैं, ऑफिसर, उनकी टेबल के ऊपर कांच रखे होते हैं, वो देखा आपने मिरर, उसके ऊपर आप ऐसे करते हो तो हार्ड फील होता है। तो लंग्स भी कैसा हो जाएगा, ग्राउंड ग्लास कंसोलिडेशन, जिसको रिवर्स हेलो साइन बोलते हैं। कौन सा साइन बोलते हैं, रिवर्स हेलो साइन। सीटी स्कोर मैक्सिमम, देखो लंग्स के कितने लोब होते हैं, ये लंग्स है,
लंग्स के लोब कितने? 5, 1 2 3, A1 और 2, 5 होते हैं। एक के 5 नंबर, इसके भी 5, 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 तो मैक्सिमम नंबर कितने? 25। जब 5 के 5 लोब खराब हो जाए कितने नंबर आएंगे? 25। जब बिल्कुल थोड़ा सा इसका पार्ट खराब हुआ, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, 1 to 7 नंबर आता है 25 में से, इसका मतलब हल्का सा खराब है। 7 से 17 मतलब मॉडरेट खराब है। 18 से ऊपर नंबर आए मतलब सीवियर लंग्स खराब है। तो सीटी में क्या पढ़ोगे? सीटी स्कोरिंग बोलते इसको। क्या बोलते थे? सीटी स्कोरिंग। जब 18 to 25 सीवियर लंग्स डैमेज, 7 to 17 मॉडरेट लंग डैमेज, 1 to 7 माइल्ड लंग्स डैमेज। एक्सरे के अंदर दोनों साइड से एल्यूलर की ओपेसिटी, धुंधलापन हो जाएगा एक्सरे में। यूएसजी करोगे व्हाइट लंग आएगा यूएसजी में। व्हाइट लंग किसमें आएगा? प्लूरल कंसोलिडेशन की वजह से यूएसजी में। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? आरटीपीसीआर है। इसके आगे लिख देना ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। आरटीपीसीआर रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी करते हैं। फुल फॉर्म लिख दो इसकी भी, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये कोविड टेस्ट करते हैं, 15 सेकंड लगते हैं। हेड को 70 डिग्री जिसे बैक करते हैं, 15 सेकंड लगते हैं इसमें। हेड को टिल्ट करना होता है 70 डिग्री एंगल पे, रेसिस्टेंट तक 15 सेकंड में पूरा करना होता है। ठीक है। टोटल स्कोरिंग 25 है। इसका याद नहीं। अब देखो सोनम मौर्य बोल रही है सर टोटल पूछा जाता है या नॉर्मल। अब 25 से मैंने बोल दिया, याद हो गया आपको। अब क्या याद करो? टोटल नंबर तो याद करोगे तभी तो पता चलेगा ना कितना % लंग्स डैमेज हुआ। ये भी तो पूछते हैं ना एग्जाम में। कोई नहीं पूछेगा इनमें से आपको, एग्जाम में यही पूछेंगे। नर्सिंग केयर कितना हेड को टिल्ट करना है, कितने सेकंड करना है, कौन सी पोजीशन में करना है, ऐसे बस वही पूछेंगे। लंग्स डैमेज कैसे पूछेंगे? टोटल नंबर 25 है, उनमें से 12 नंबर आए तो कितने % बने, उतना % लंग डैमेज है।
किसी के 25 में से 17 नंबर आए, कितना परसेंटेज बने, उतना परसेंटेज लंग्स डैमेज है। बस डॉक्टर बोलते थे ना सीटी देख के, इतना परसेंट लंग्स खराब हो गए आपके, कैसे बोलते थे, इसी बेस पे तो बोलते थे। 5 लोब है, एक के 5 नंबर है, 5 सब्जेक्ट है, एक के 5 नंबर है, टोटल मैक्सिमम नंबर 25 हो गए। उनमें से जितने नंबर आए आपके, मतलब जितने नंबर आए उसमें तो अच्छा ही थी, जिसमें यह नंबर जितने आ रहे हैं उतने बैड है। बस इतना ही तो है। और क्या करेंगे, एलएफटी करेंगे, क्योंकि जब लीवर मेटाबॉलिक हाउस होता है बॉडी का, जब टिश्यू टूटता है, लैक्टेट बनता है, एसजीओटी पीटी बिगड़ जाएगा, पीटी टाइम बिगड़ जाएगा, एसजीओटी एसजीपीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये सारे बिगड़ जाएंगे। एलडीएच, जब टिश्यू टूटता है तो एलडीएच का लेवल बढ़ जाता है, ये नॉर्मल होता है, एलडीएच बढ़ जाएगा। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, हाँ पूजा, इरिटेट होने का मीनिंग ये होता है, एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम रहती है, फिर आप लोग भी इतना भी ध्यान नहीं रखते, आप इतना भी ध्यान नहीं रखते कि कम परेशान किया जाए। आपको इजी लगता होगा सारा, बहुत मुश्किल होता है हर चीज। लेकिन आपको वो नहीं होता कभी, आप बस अपने में मस्त हो, बस आपको जो लग रहा है वो लग रहा है, बस इतना ही ध्यान रखते हो आप। 2 मिनट आप पेशेंस नहीं रख सकते, 1 मिनट भी नहीं रखते, 2 तो बहुत बड़ी बात होती है। हम कई बार बता दिया आपको कि आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आए तो आप 2 मिनट चुप रहोगे तो भी आधी चीजें समझ में आ जाएगी। मान लो 10 क्वेश्चन स्टूडेंट का डाउट है और 10 में से 10 अगर चुप रह गए 2 मिनट, तो उनको 5 को आंसर मिल जाएगा अगले 2 मिनट में अपने आप। लेकिन आप लोग वेट नहीं कर सकते, जो चीज 2 मिनट बाद होने वाली है उसको अभी पहले बताओ अकेले को। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब टीचर एक पढ़ा रहा है, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कि थोड़ा सा चुप रहे। ज्यादा हो हल्ले से ज्ञान आता नहीं है, हो हल्ले से ज्ञान जाता है। कई बार जब सामने वाला बोल रहा है तो बी ए गुड लिसनर। समस्या होती है, बोला नहीं जाता एक तो बिल्कुल भी, और एक आप ऊपर से ऐसे सवाल पूछते हो। मैंने बोल दिया 2 मिनट रुकना प्लीज, इससे बारे में कुछ मत पूछना, मैं समझा रहा हूं, फिर जानबूझ के वही पूछोगे आप। सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल होता है less than 10 mg/L। ये भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। प्रोकैल्सिनोनिन जिसको पीसीटी बोलते हैं, ये इन्फेक्शन का मार्कर है। ये होता है 0.25 नैनोग्राम पर ml, ये नॉर्मल होता है। ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं पूछना है, पूछ सकते हो आप, लेकिन जब बोले ना कि चुप रहना, तो आपको चुप रहना होता है। ऐसा मैंने नहीं बोला कि बिल्कुल भी चुप रहो, लेकिन जब बोले ना कि सुनना है तो उसी टाइम तो सुन लिया करो थोड़ा बहुत। बैठ के क्लास लेना सही नहीं होता शबनम, प्रॉब्लम तो होती है, मानते हैं, बट कोई ना, पूरा हो जाएगा सिलेबस 5 क्लास में, फिर क्या, मस्त रहो आप। डी डाइमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपने एक चीज नोटिस किया, डी डाइमर की नॉर्मल रेंज होती है 250 to 300। डी डाइमर और किस किस में करते हैं, क्लोटिंग स्टडी का पता लगाने के लिए, पल्मोनरी इडिमा में करते हैं, डीप वैन थ्रोम्बोसिस में करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डीप वैन थ्रोम्बोसिस में डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें थ्रोम्बोसिस होता है उसमें डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल ये है। देखो डी डाइमर से आपको पता चल जाएगा कि कोरोना कितना खतरनाक है। सुनो एक बात मेरी, जिसको भी कोविड हुआ है, चाहे उसको फीवर नहीं आया है, चाहे उसको कफ नहीं हुआ है, चाहे उसको माइल्जिया नहीं हुआ है, चाहे उसको हेडेक भी नहीं हुआ है, चाहे उसको हेडेक भी नहीं हुआ है, लेकिन वो डी डाइमर जरूर बढ़ा है किसी मरीज का, चाहे आपका भी चेक कर लो, डी डाइमर बढ़ा है। एग्जाम्पल सुनना, पिछले 2-3 साल में आपने एक चीज नोट की होगी
जो भी यंग एज पर्सन है, जिसको भी एमआई आया है, वो कभी बचा नहीं है, उसकी सीधी डेथ हुई है। ऐसा कोई बंदा बता सकते हो जो 20 30 35 साल का है जिसको एमआई आ गया और वो बच गया हो? वो कभी बचा नहीं है। अब कोविड में तुरंत एमआई नहीं आया है, 2-4 महीने बाद आया है। आज कोविड हुआ तो 4 महीने बाद है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा बहुत सारा। कोविड आया, मरीज सही हो गया, 4 महीने बाद उसको एमआई हो गया, ऐसा भी आपने सुना होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जब भी कोविड होता है तो ब्लड क्या हो जाता है? विस्कस हो जाता है, ब्लड थ्रोम्बोसाइट हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। और ऐसा पेशेंट जिसको पहले से हाइपरटेंशन है, पहले से हाइपरलिपिडीमिया है, पहले से ओबेसिटी है, पहले से रिस्क फैक्टर है, और उसको कोविड हो गया, तो अब रिस्क फैक्टर प्लस रिस्क फैक्टर, अब वो पर्सन तैयार भी हो गया। मान लो ब्लड विस्कस होने को बोलते हैं डी डाइमर। डी डाइमर का मतलब है ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाना, ब्लड का गाढ़ा हो जाना, ब्लड थिक हो जाना। ब्लड के थिक होने को बोलते हैं डी डाइमर बढ़ गया। कोविड में मरीज का डी डाइमर नॉर्मली तो रहना चाहिए अपना इतना, और कोविड में रह रहा था मोर देन 10,000, मोर देन 5,000, मोर देन 3,000, सबका भी रहा है। जिसको इसका मतलब ब्लड तो थिक हुआ है, कोई डाउट नहीं इसमें, ब्लड थिक हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो ब्लड थिक हुआ है, आप मानते हो ब्लड थिक हुआ है? हाँ, हम मानते हैं ब्लड थिक हुआ है। तो मरीज को पहले से कोई रिस्क फैक्टर था, मान लो कोई यंग लड़का है जिसको पहले से हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा फैटी डाइट खाता है, उसको कोविड हो गया, तो रिस्क फैक्टर प्लस रिस्क फैक्टर। अब फ्यूचर में जब भी उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, मान लो वो जिम कर रहा है, मान लो वो रनिंग कर रहा है, उस टाइम क्या होगा? ऑलरेडी ये है, और ब्लड तो ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका था कोविड की वजह से, यहां पर हो गया फेल, हार्ट क्या हो गया? फेल। उसको क्या बोल दिया? एमआई। और जब यंग एज में एमआई आता है ना, तो मरीज बचता नहीं है। इसके पीछे एक वजह होती है, कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होता। कौन सा सर्कुलेशन नहीं होता? कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं होता। क्या होता है कोलेटरल सर्कुलेशन? कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है, जैसे ये हार्ट है अपना, ये हार्ट ऐसा ही होता है, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट को सप्लाई करती है आर्टरी कोरोनी, इसकी एक ब्रांच इधर एक इधर, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। जब यंग एज में मान लो ये कोरोनरी आर्टरी डैमेज हो जाए, तो ये आपका घर है, देसी स्टाइल में समझाना पड़ेगा, ये आपका कॉलेज है या कोचिंग है। आपको सिर्फ एक ही रास्ता पता है घर से कॉलेज जाने का, और आप कॉलेज का टाइम है 2:30 का, कोचिंग का टाइम मान लो, आप घर से निकले 2:20 पे, 10 मिनट का डिस्टेंस है, आप रोजाना जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं पता, आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हो और आपको पता चला कि ये बंद है, तो अब आप 2:30 पे पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। आपको इधर वाला रास्ता पता है? नहीं पता। आपको इधर जाके पता है? नहीं पता, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप रोजाना यहां से निकलते थे। तो यंग एज में हार्ट एकदम यंग होता है, उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि आर्टरी ब्लॉक होगी। जिंदगी में पहली बार आर्टरी ब्लॉक हुई, तो इधर वाले रास्ते का पता नहीं, इधर वाला रास्ते का पता नहीं, कोलेटरल सर्कुलेशन मतलब आपको साइड वाले रास्ते का पता ही नहीं है। और यंग एज में हार्ट जब धीरे धीरे खराब होता है, तो धीरे धीरे आर्टरियल सप्लाई कम होती है, तो इसकी आर्टरी धीरे धीरे खराब होने लगी, तो इधर से एक रास्ता बन जाएगा, तो इधर सप्लाई कर देगा, इधर से रफला बंद ये सप्लाई कर देगा, और एक दिन ये आर्टरी फेल भी हो जाएगी, तो मरीज मरेगा नहीं, क्योंकि मरीज में कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट है। मरीज में तो ओल्ड एज में एमआई आता है, तो मरीज हॉस्पिटल में पहुंचे तब तक तो जिंदा रहता ही रहता है, बाद में चलो चला जाए। लेकिन यंग एज में तो ऑन स्पॉट 10-5 मिनट के अंदर अंदर काम तमाम होता है। तो प्लीज बी अवेयर।
ये समझ में आ गया। डी डाइमर लेवल बढ़ने का मतलब ब्लड थ्रोम्बोलाइट डीवीटी में करते हैं, सीबीसी करते हैं, इंटरल्यूकिन 6 इन्फ्लामेटरी मार्कर है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करेंगे देखो, होम आइसोलेशन, माइल्ड केस, कौन सा केस माइल्ड में क्या करना है, क्वारंटाइन रखना है और क्या करना, बस फिनिश, क्वारंटाइन रखना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, एचसीक्यू टैबलेट देना है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट। वो क्या करती है, थोड़ी रेप्लिकेशन की पावर को कम करती है। अब इसका एक साइड इफेक्ट है, हाइपोकैल्सीमिया में ईसीजी देखी आपने, हाइपोकैल्सीमिया की ईसीजी देखी किसी ने, जो हाइपोकैल्सीमिया की ईसीजी में होता है सेम इसमें होता है। देखो क्या होता है, एससीटी 400 mg बीडी देना है एक दिन, फिर 400 मोडी 4 दिन, 5 दिन टैबलेट देनी। ये ईसीजी देखो, ये पी क्यू आर एस, ये टी, पी क्यू आर एस टी। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, ये क्यू है और ये टी है, ये क्यू और टी का नॉर्मल डिस्टेंस होता है 0.3 टू 0.4 सेकेंड, ये बढ़ जाता है, मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ जाता है। किसमें, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में बढ़ता है। तो क्यू टी बढ़ेगा तो एस टी नहीं बढ़ेगा, तो क्यू टी और एस टी दोनों प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, किसमें, हाइपोकैल्सीमिया। सेम क्यू टी इंटरवल बढ़ जाता है एचसीटी की, एससीक्यू की टॉक्सिसिटी में। जिस किसी मरीज को ऑलरेडी हाइपोकैल्सीमिया वाला इश्यू है, ये नहीं देना है। जिसको ऑलरेडी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है उसको एचसीक्यू नहीं देना है। अब आता है मॉडरेट केस। मॉडरेट केस में हमारा क्या था, O2 93 से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, तो हमारा टारगेट क्या है, 93 रखना है, अकॉर्डिंग टू नीड देना है। देखो इसको याद करने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। आपने विनिंग नाम सुना है क्या, विनिंग प्रोसेस, विनिंग प्रोसेस नाम सुना है, किसने सुना है बताओ भाई, विनिंग प्रोसेस किसने सुना है, व्हाट इज विनिंग। अगर विनिंग सुना है तो मैं ये समझा देता हूं। विनिंग क्या होता है, विनिंग प्रोसेस का मतलब होता है मरीज को आर्टिफिशियल ब्रीथिंग से स्पॉन्टेनियस ब्रीथ की ओर लाना, मतलब वेंटिलेटर से धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस ब्रीथ की ओर लाने को क्या बोलते हैं, हायर टू लोअर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विनिंग बोलते हैं। तो इसमें भी वही समझना, हायर टू लोअर, आर्टिफिशियल से स्पॉन्टेनियस ब्रीथ की ओर स्टिमुलेट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनिंग बोलते हैं। वेरी गुड, भरत राठौड़ ने सही बताया, शिफ्टिंग फ्रॉम हायर डिपेंडेंस टू लोअर डिपेंडेंस। पहले बच्चा सिर्फ मां का दूध पी रहा था, विनिंग का मतलब होता है मां का दूध बंद नहीं करना है, क्योंकि 6 महीने के बाद में सवाल आता है कि बेबी को विनिंग कब स्टार्ट करवाना, एग्जैक्टली 6 मंथ। क्यों, 6 महीने के बाद में मां के दूध में वो इतनी सारे एलिमेंट नहीं होते जो एक बच्चे की पूर्ति कर सकते हैं। तो 6 महीने के बाद में मां का दूध बंद नहीं करना है, मां के दूध के साथ साथ बच्चे को और भी कुछ देना शुरू कर देना, तो उसको बोलते हैं विनिंग। विनिंग इज ए हायर डिपेंडेंस टू द लोअर डिपेंडेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग्स। तो वेंटिलेटर से स्पॉन्टेनियस ब्रीथ की ओर लाना, विनिंग। तो देखो
सबसे लोअर है नेजल प्रोंग्स और सबसे हायर होता है HFNC, उसके बाद में NIV, उसके बाद में वेंटिलेटर ET, उसको बोलते हैं इन्वेजिव वेंटिलेटर। कौन सा वेंटिलेटर? इन्वेजिव। इन्वेजिव में दो आते हैं, ET या TT। सबसे हार्ड, फिर इससे हल्का, फिर ये हल्का, फिर ये। मैंने यहां सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लिखा है, आप उल्टा भी याद कर सकते हो। मरीज सबसे ज्यादा सिक था, ARDS था, तो उसको इसके ऊपर रखा था, ET या TT के ऊपर। थोड़ा सा सही होने लगा तो उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर। मतलब ट्यूब नहीं होती, पूरा मास्क होता है, पावरफुल ऑक्सीजन देना, NIV। जब NIV से टॉलरेट करने लगा तो हम उसको HHFNC पे लाएंगे, हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल कैनुला। इससे 60 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन दे सकते हैं। कितना? 60 लीटर। एक अब ये कोविड की खोज है, ये कोविड की डिस्कवरी है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को गर्म करके, गर्म मतलब 37 डिग्री पे ऑक्सीजन को भिगोगे, क्योंकि ऑक्सीजन ड्राई गैस है, म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ देगी। तो ऑक्सीजन को हाई बहुत ज्यादा 60 लीटर पर मिनट, ह्यूमिडिफाइड भिगो के, हीटेड गर्म करके। जब ऑक्सीजन को हाई ह्यूमिडिफाइड और हीटेड कैनुला के थ्रू दी जाती है, उसको बोलते हैं HHFNC, नाम सुना होगा। जब इस पे टॉलरेट करने लग जाए, नॉन रिब्रेथर फेस मास्क। कौन सा? नॉन रिब्रेथर फेस मास्क। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इससे, क्योंकि थैली लगी होती है, इसके अंदर वन वे वॉल होते हैं, मैंने बता रखा था फंडामेंटल में। बाहर वाली ऑक्सीजन इसके अंदर आती नहीं है, सारी की सारी सिलेंडर वाली होती है, इसलिए हायर कंसंट्रेशन 90 to 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके बाद फेस मास्क 40 से 60%। इसके बाद नेजल प्रोंग 1 to 6 लीटर। सबसे हल्का, सबसे भारी, सबसे हल्का नेजल प्रोंग, सबसे भारी इन्वेजिव वेंटिलेशन। अकॉर्डिंग टू नीड देख लो कौन सा देना है, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। समझ आई बात? समझ आई कि नहीं आई? NRBM का मतलब नॉन रिब्रेथर फेस मास्क, जिसके पीछे कोई रिब्रेथर नहीं है, मतलब वापस सांस बाहर छोड़ो, बाहर चली जाएगी, बाहर वाली अंदर नहीं आएगी। मरीज को ARDS में जब मरीज नींद नहीं आ रखी है, उसको प्रोन पोजीशन देना है। देखो, मरीज को सुपाइन सुलाओगे, ये मरीज का हेड है, ये मरीज का चेस्ट है, मरीज को सुपाइन सुलाओगे तो मरीज का ये पार्ट में ऑक्सीजन थोड़ा कम पहुंचेगा, क्योंकि हवा थोड़ी ऊपर रहती है, तो ये पार्ट ऐसे रह गया। अब मरीज को प्रोन सुलाओ देके, ये लो, ये नीचे वाली पार्ट में ऑक्सीजन पहला कहां पहुंच गई? नीचे वाले इधर, अब इसमें पहुंच गई, इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन। तो मरीज को अल्टरनेटली प्रोन पोजीशन लेटर, लेकिन कब? जब मरीज जाग रहा है, अवेयर है और वेंटिलेशन पे नहीं है। अगर वेंटिलेशन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोन सुलाओगे तो ही, क्योंकि ऑक्सीजन तो किससे जा रही है? ET ट्यूब से जा रही है, TT से जा रही है, एक साइड TT कर लेंगे, सुला सकते हैं। मरीज जब वेंटिलेटर पे नहीं है, इफ मरीज पेशेंट इज नॉन ऑन वेंटिलेटेड, इन्वेजिव वेंटिलेटेड, तब मरीज को जाग रहा है तो ही प्रोन देनी है, अदरवाइज नहीं देनी है। वरना मुंह दब जाएगा, नाक दब जाएगा, सांस नहीं आएगी, आपने प्रोन सुला दिया, नहीं मरने वाला भी मर जाएगा। ऐसी नेग्लिजेंस नहीं करनी है। LMWH 60 mg देते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन सबक्यूटेनियस देते हैं, जो ब्लड की थिकनेस को कम करता है, ब्लड के थ्रोम्बोसिस को, ये एंटीकोगुलेंट है, लॉन्ग एक्टिंग एंटीकोगुलेंट है ये। मतलब क्या हुआ? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, पूरा नाम क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जो ओनली सबक्यूटेनियस दिया जाता है। जो IV दिया जाता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है,
हेपेरिन सारे ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, एकमात्र लॉन्ग एक्टिंग है जो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। मिथाइल प्रेडनिसोलोन इडिमा को कम करने के लिए, इसको पल्स थेरेपी बोलते हैं। स्टेरॉइड को कौन सी थेरेपी बोलेंगे? पल्स थेरेपी बोलेंगे। क्या कर रहे हो, बाकी वाला कल पढ़ोगे। डीवीटी में भी प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, जब मरीज को ज्यादा समय पोजीशन नहीं दिलवानी होती ना, ऐसे मरीज की कोई मान लो लॉन्ग बोन की सर्जरी हुई है, उसका हाथ पैर नहीं हिला सकते ना, तो भी हम उसको LMWS देते हैं, क्योंकि मरीज एक जगह रहेगा तो थ्रोम्बस बनने के चांसेस रहेंगे। जब किसी मरीज में थ्रोम्बोसिस का रिस्क होता है तो उसको पहले से ही दिया जाने वाले ट्रीटमेंट को प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, कि डिजीज होने से पहले ही ट्रीटमेंट दे दिया जाए, उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट सीवियर कोविड वाला कल पढ़ेंगे ना, अब इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।